हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल आपके जहन में होंगे, तो आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी होंगे, चंडीगढ़ आपको लिए चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास, कोलकाता से सौमित्र सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई आपको लिए चलेंगे जितेंद्र दीक्षित के पास, और दिल्ली से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि हम लॉकडाउन से अनलॉक 1 में जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या बदलने जा रही है? जी, फिलहाल अगर सबसे बड़ी चीज मैं दिल्ली के लिहाज से बात करूं तो जो दिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मेट्रो चल जाएगी, जी नहीं, फिलहाल मेट्रो नहीं चलने जा रही है। उसके अलावा अगर कुछ बदल रहा है तो दिल्ली के लोग जो पिछले 60-70 दिनों से घरों में थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि मॉल्स खुल जाएंगे। जी हां, मॉल्स खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उम्मीद कर रहे थे कि मंदिरों में दर्शन करना आसान हो जाएगा। जी हां, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो सब होगा 8 तारीख से, और उसके लिए बाकायदा एसओपी जारी होगा। इस सब के बीच में जो दिल्ली के लोग नोएडा या गुड़गांव जाते थे, उनके सामने अभी भी एक दुविधा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार ने कह दिया है कि जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, ये ऐसे जो शहर हैं, यानी कि हरियाणा राज्य की बात की जाए या फिर नोएडा और गाजियाबाद की बात की जाए, इन्होंने सीमाएं सील कर रखी हैं, और वो फैसला लेने का अधिकार अभी भी स्थानीय प्रशासन के पास होगा, स्थानीय सरकारों के पास होगा। तो ये निश्चित तौर पर अभी भी एक जो है सवाल बना हुआ है दिल्ली के उन लोगों के बीच में या फिर नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के बीच में कि क्या वो आ जा पाएंगे या नहीं। मैं आता हूं आपके पास, जगविंदर पटियाल का जरा हम पहले रुख कर लेते हैं। जगविंदर, पंजाब के संदर्भ में कैसे देखा जाए जो लॉकडाउन 1 है, क्योंकि वहां तो 30 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लॉकडाउन में अनलॉक होंगे, कैसे होंगे इसके बारे में गाइडलाइंस मंडे तक तैयार कर ली जाएंगी, और पंजाब सरकार का ये कहना है कि केंद्र की गाइडलाइंस को स्टडी करने के बाद किस तरह से 8 जून से लेकर 30 जून के बीच में क्या क्या चीजें खुलेंगी, किन नियम कायदों के साथ खुलेंगी, ये तब तय होगा जब केंद्र की गाइडलाइंस और राज्य की गाइडलाइंस मिलकर मंडे तक एक गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी जो पंजाब के लोगों को माननी होगी। यही स्थिति कमोबेश हिमाचल में भी है। वहां पर बहुत सारे जिलों में डीसीज ने 30 जून तक कर्फ्यू लगा रखा है। अब वहां किस तरह से चीजें खोलनी है, वो अपनी गाइडलाइंस किस तरह से तैयार करते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। चंडीगढ़ ने यह जरूर कहा है कि मंडे को यह तय कर लिया जाएगा कि केंद्र की दिशा निर्देश को मानते हुए कैसे आगे बढ़ना है, और चंडीगढ़ शुरू से ही जो केंद्र का दिशा निर्देश होता है, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण चंडीगढ़ में वो इंप्लीमेंट होता है। दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा है, क्योंकि जिस तरह से एनसीआर रीजन की सीमाएं लॉक की गई हैं, उस पर हरियाणा ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 8 जून से उनको खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, खोला जाएगा तो किन शर्तों के साथ खोला जाएगा, और नहीं खोला जाएगा तो क्यों नहीं खोला जाएगा। लेकिन अनिल भी, जो कि होम मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो साफ कर चुके हैं कि वो अभी लॉकडाउन कड़ाई से पालन कराना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत की सीमाएं महत्वपूर्ण है, जिस बारे में हरियाणा शायद सोमवार तक अपनी प्रतिक्रिया दे देगा कि क्या होने वाला है वहां पर। ठीक है जगविंदर, ओम प्रकाश तिवारी का आप जरा रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ा सवाल यह है, दरअसल लोगों को इंतजार था कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जा सकेंगे बिना पास के, तो केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देने का काम किया है, लेकिन राज्य सरकारों पर जो छोड़ दिया गया, तो दुविधा तो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल अखिलेश, ये दुविधा बरकरार है, और राज्य सरकारों की जो गतिविधियां हैं, या आप ये कह दें कि एनसीआर की जो पोजीशन है, उसको देख के ये दुविधा बरकरार ही रहने वाली है। नोएडा में भी केस बढ़ गए हैं, गुड़गांव में भी केस बढ़ गए हैं। ऐसे में हरियाणा नहीं चाहेगा कि कोई आदमी उसके आए, जैसे कि उसकी पहले भी रणनीति रही है। उसी तरह से नोएडा में भी चूंकि लगातार केस बढ़े हैं, वहां पर ज्यादा 400 से कुछ ज्यादा केस आज हो गए अब तक के, तो वहां के डीएम भी नहीं चाहेंगे। तो वहां गाजियाबाद का जो ऑरेंज जोन था, उसका स्टेटस खत्म हो गया था, चूंकि वहां भी केस बढ़ रहे थे, वहां भी सीमा लॉक कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर अब ये जिला प्रशासन को निर्णय करना है, राज्य सरकारों को निर्णय करना है कि वो अपने स्टेट में आने जाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। लेकिन एक दूसरी बात भी अखिलेश, ये तो दिल्ली एनसीआर की बात है, लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर अंतर्राज्यीय सीमाएं खुल जाएंगी और लोगों को आने जाने का मौका मिलेगा। दिल्ली एनसीआर की बात जहां तक है, चूंकि यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर केसेस की संख्या में कमी हुई तो संभवतः ये लॉकडाउन भी खुल जाए। लेकिन देश के अन्य राज्यों में जहां पर अंतर्राज्यीय सुविधा दे दी गई है, वहां के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अखिलेश, चलिए ओम प्रकाश, दोबारा मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा मुंबई भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज कोरोना कैपिटल बन चुकी है। ये बताइए, जो लॉकडाउन 1 है उसे हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं महाराष्ट्र को, वहां क्या रियायतें मिल सकती हैं लोगों को?
देखिए, महाराष्ट्र को दो जोन में बांटा गया है, एक रेड जोन और दूसरा है नॉन रेड जोन। तो जो रेड जोन है उसमें मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे जैसे शहर आते हैं, जो कि जहां बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित लोगों के मामले आ रहे हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर मौतें भी हो रही हैं। तो इन इलाकों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाने वाली है, जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बाकी के इलाके हैं जो कि नॉन रेड जोन में आते हैं, वहां पर पहले से ही रियायतें दी जा रही हैं। और अब जब केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस आ गई हैं, तो इसके बाद में अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक बैठक करेगी तमाम अधिकारियों के साथ में, संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों के साथ में, और कल तक ये गाइडलाइन जारी करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानसून को लेकर है। 10 जून तक, यानी कि अब से 9-10 दिनों में ही मानसून मुंबई में दस्तक दे देगा, और उस दौरान जो है सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मरीजों के मामले बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो जो पहले से हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव है वो और ज्यादा दबाव में आ जाएगा। तो उस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार तैयारियां कर रही है, और उसको देखते हुए फिलहाल लगता नहीं है कि रेड जोन वाले शहरों में किसी तरह की छूट दी जाएगी। जी चलिए, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से सोमित सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमित, अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखा जाए, वहां से खबर आ रही है कि 15 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और उसके बाद ममता सरकार फैसला करेंगी, जबकि लॉकडाउन ये जो अनलॉक 1 है वो 30 तारीख तक के लिए है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी हुआ अनलॉक 1 की, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि सोमवार से ही जो टी गार्डन्स है उत्तरी बंगाल में, जो टी गार्डन्स है और जूट मिल है जो दक्षिण बंगाल में है, इन सब को खोल दिया जाएगा। यहाँ पे 100% जो कर्मचारी है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे भी 100% कर्मचारी लेकर ये काम कर सकते हैं 1 तारीख से, ऐसा ही नोटिफिकेशन में बताया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इंट्रास्टेट जो बस है वो बस भी सोमवार से चालू हो जाएगा, लेकिन बताया गया है कि बस में जितनी सीट है उतना ही पैसेंजर बसों में चढ़ेगी। खड़ा होकर किसी को नहीं जाने का अनुमति दिया जाएगा। लेकिन बस का भाड़ा क्या होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया। प्राइवेट सेक्टर का जो बस ऑपरेटर है वो कल सुबह इस बारे में मीटिंग करेंगे कि वो बस चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इसके साथ साथ ही 8 तारीख से बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में 70% कर्मचारी लेकर सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होगा, और जो टेलीविजन या फिल्म के लिए जो काम होता है वो 35 लोगों को लेकर ही काम कर सकेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारा, इनको 1 तारीख से खोलने के लिए सरकार ने बताया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है। लेकिन सभी धार्मिक स्थलों में लोग जो यहाँ की जो कमिटीज है, जो मंदिर का जो है, बहुत सारे मंदिर में, जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में, तारापीठ मंदिर में, ये लोग मना कर दिए हैं कि 15 तारीख से पहले वो नहीं खुलेंगे। लेकिन कालीघाट मंदिर खुल जाएगा। गुरुद्वारे के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्होंने भी कहा कि गुरुद्वारा खुलेगा, लेकिन 10 चलिए अब जरा एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सौमित्र, जरा दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक बड़ा रोचक सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हम लोग 4 कदम आगे चल रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो अनलॉक 1 की गाइडलाइंस हैं उस लिहाज से दिल्ली में अब बहुत सारी छूट मिल जाएगी? जी फिलहाल लगता नहीं है अखिलेश, क्योंकि इस सबके बीच में एक अपडेट आया है, और वो अपडेट ये है कि कल तक जो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन 102 थे, आज की तारीख में अब 122 हो गए हैं। ये अपने आप पे इशारा कर रहा है कि दिल्ली में किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, और खुद मुख्यमंत्री और खुद सरकार किस तरीके से उसको लेकर के चिंतित भी है और गंभीर भी है। दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, लॉकडाउन 4 की जब शुरुआत हुई थी तो दिल्ली में जो मामले थे वो 10,000 थे। आज की तारीख में कितने? 18,000 से ज्यादा, यानी कि पिछले जो 14 दिनों में मामले 8,000 से ज्यादा बढ़े हैं। और अब तक के कुल मामलों में देखें तो 50% करीबन मामले पिछले 14 दिनों में बढ़े हैं। मौतें 160। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंकित, और एक बड़ी तस्वीर यही है कि भले ही हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ चले गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की ना तो दवा अनलॉक हुई है ना वैक्सीन। इसलिए हमें एहतियात आने वाले दिनों में भी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता आपका। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगविंदर पटियाल आपका शुक्रिया। सोमित सेनगुप्ता और जितेंद्र दीक्षित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।